चौथी रो में कहीं बैठा हुआ था, जहां सर आप बैठे हुए रेड शर्ट में, शायद मैं यहाँ बैठा हुआ था। और यहाँ पे एक स्पीकर थे जो बाहर से आए हुए थे और मैं उनको सुन रहा था और मैं सुन के सोच रहा था कि यार मैं इस तरह के प्रोग्राम्स में तो हमेशा आता रहता हूँ, अटेंड करता हूँ, मेरे प्रोग्राम्स अब तक शुरू हो गए थे, लेकिन ये ऑडिटोरियम बड़ा प्यारा लगा। तो मुझे लगा क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी क्या मुझे भी मिलने वाली है क्या कि किसी दिन मैं यहाँ हूँ, और मुझे क्या पता था कि 1.5 साल बाद मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सबको करेक्ट करने का काम है ये इतना इजी नहीं है। जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाने के लिए यूज करते हैं वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी आप उन फ्रेंड्स को एक काम के लिए सबको एक मैसेज ड्रॉप करके देखिएगा कि यार ये पर्टिकुलर काम है, और आप देखिएगा कि शायद 300-400 फ्रेंड में से 3-4 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे आप प्रोफेशनल टाइम्स के थ्रू टच में हैं एक दूसरे के साथ, और एक अच्छी गैदरिंग मुझे यहाँ नजर आ रही है। तो रियली मुझे लगता है कि क्या एफर्ट्स हो रहे हैं और क्या रिजल्ट आ सकता है इसका। इट्स अमेजिंग। चलिए, मेरे बारे में खुराना सर ने बात की, और मैं बताऊं जैसे मैं यंग लोगों की बात करता हूं तो खुराना सर बहुत यंग है। आप कभी भी उनको साइलेंटली लूज बैठे हुए नहीं देखेंगे, वो ऑलवेज कुछ हिलते डुलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो ऐसे मैं सारी चीजों को सीख रहा हूँ। एम के अग्रवाल जी से मैं मिला था, मेरे ख्याल से अभी हार्डली 1-1.25 महीना हो रहा होगा, तब मैं वाराणसी जाने वाला था, वहां मेरा एक प्रोग्राम था। तो उसके पहले मैं मिला तो उन्होंने पूछा कि सर आपके कंटेंट्स क्या होंगे, आप वहां पे जाएंगे, वो सारे सीए हैं, आप बीटेक की फील्ड से हैं, क्या आपके कंटेंट्स होंगे। तो मेरे माइंड में उस समय सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे वो कंटेंट्स होंगे चाहे किसी भी प्रोफेशन का कोई इंसान हो, हर कोई। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रोफेशन में पीक पे जाना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं मैं बहुत हाईली सक्सेसफुल होना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं। चलिए, और अगर अभी किसी को थोड़ा सा कुछ अपने ऊपर डाउट भी आ रहा है कि यार पड़ोसी का हाथ देके हाथ उठाऊं, कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा कि सीए में मेरे से कम नंबर आए थे एग्जाम में, अच्छा, और मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, ये सब डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे आज। और आज जो हमारी बातें होंगी वो माइंड से रिलेटेड होंगी। कैसे हम अपने दिमाग को एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पे लेके जा सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। मालूम है आप सबके पास, मुझे पता है, आप बताएं या ना बताएं, आप सबके पास कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं। जो वहां पीछे बैठे हुए लास्ट में वो रो में मुझे सिर्फ नंबर्स नजर आ रहे हैं, शायद चेहरे नहीं नजर आ रहे, और चाहे सर आप लोग आगे बैठे हुए हैं, मैं सबको देख सकता हूं। जो लोगों को आज आपने स्टेज पे देखा है उनकी लाइफ कुछ डिफरेंट है, उनकी लाइफ से हम कुछ लर्न करते हैं। तो मालूम है ये रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने ड्रीम को परस्यू किया, उस ड्रीम पे उन्होंने काम करना शुरू किया। तो क्या आप जानना चाहते हैं माइंड की कौन सी पावर, ऐसा कौन सा अलाइनमेंट है कि हम अपनी लाइफ में उस ट्रैक पे काम करें तो अनलिमिटेड सक्सेस की तरफ जाएं? कितने लोग जानना चाहते हैं? रियली? थोड़ा यस मुझे सुनाई देगा तो फिर मैं बता पाऊंगा। यस। हाँ, ग्रेट। क्या होता है ना, जब भी आप किसी स्पीकर का बेस्ट लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसके साथ दोस्ती कर लीजिए। जैसे ही थोड़ा सा आप एक रैपो बिल्ड करते हैं, जैसे ही आप दोस्ती के फेज में आ जाते हैं, स्पीकर के अंदर से भी, वो चाहे या ना चाहे, जो बेस्ट थॉट्स आज तक उसने कलेक्ट किए हैं वो निकल के सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो आप भी चाहते हैं ना, मैं शायद 1996 से ये सब स्टडी कर रहा हूं, तो 1996 से इट्स 2012 अभी तक की स्टडी का सारा कोर आपको दे दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। सोचिए लाइफ के कितने साल बच सकते हैं, है ना? एग्जैक्टली, एग्री करते हैं आप लोग मेरे साथ? चलो, एक चीज और मैंने पढ़ी थी, गौतम बुद्धा के बारे में एक जगह पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि 24th सेंचुरी जब आएगी, 21st नहीं 24th सेंचुरी आएगी, और जब लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती के लेवल पे काम करेंगे, बात करेंगे, तब एक्चुअल इम्पार्ट ऑफ नॉलेज होगा, तब एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। तो 24th सेंचुरी का वेट करने से ज्यादा अच्छा है ना अभी हम सारे लोग दोस्त बन जाएं। तो मुझे तो यहाँ खड़े होकर ऐसा फील हो रहा है कि ये इस हॉल में जितने लोग हैं वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। क्या आप लोग सेम फील कर सकते हैं? मैं आप सबका दोस्त हूं। कौन कौन मेरा दोस्त है? चलिए, ग्रेट ग्रेट, बस मुझे यही सपोर्ट चाहिए। शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जब हम लोग माइंड की बात शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ी थी, वहां से मैं अपनी टॉक को शुरू करता हूं, वहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं और आप रिलेट कर पाएंगे। वहां पे एक पर्सन था, उसका नाम है एंथनी बर्गस, है ना? थोड़ा सा आप मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको बाकी साउंड सुनाई नहीं देंगे। चलिए, एंथनी बर्गस करके एक पर्सन थे, उनको 40 की ईयर में, जब वो 40 साल के थे, तो डायग्नोज किया डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने उनको बोला कि आपके ब्रेन में एक ट्यूमर है, और एंथनी आपको पता है कि आपकी लाइफ में जितना टाइम बचा हुआ है इट इज जस्ट 8 to 10 months, और ज्यादा से ज्यादा के केस में आपकी जिंदगी सिर्फ 1 साल की है, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ नहीं रहेगी क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर है जो क्योर नहीं किया जा सकता। एंथनी बर्गस की जो उस टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटस थी वो ऐसी थी कि उन्हें किसी सीए की जरूरत नहीं थी क्योंकि पैसे ही नहीं थे, है ना?
दूसरी चीज ये थी कि उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ भी ऐसा ट्रेंड नहीं क्रिएट किया था, ऐसी सिक्योरिटी नहीं क्रिएट की थी कि उनके बाद उनकी फैमिली में जो उनकी वाइफ है या उनके बच्चे हैं वो एक बेहतर जिंदगी को जी पाए। तो एंथनी के पास एक क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास 8 से 9 महीने बचे हुए हैं, इस 8-9 महीने में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं। तो एंथनी ने पता है क्या किया, वो अपनी चेयर पे बैठ के सोच रहा था। और जैसे कई बार क्या होता है, जब किसी को पता चल जाए, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि किसी को पता चल जाए कि अब जिंदगी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज या मंथ्स बचे हुए हैं, तो आदमी वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। एंथनी बर्गस ने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, और मैं बताऊं, जिंदगी में एक फॉर्मूला आज नोट कर लीजिएगा, जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होने का तरीका है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछने की आर्ट को सीख लीजिए। अपने आप से आप जब राइट क्वेश्चंस पूछते हैं एट द राइट टाइम, तो आपके दिमाग का जो एक पावर हाउस है आपको सही आंसर्स देता है, लेकिन क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो एंथनी बर्गस ने उस समय ये नहीं बोला कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, है ना। उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। उन्होंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि इस 8-9 महीने में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, मेरे पास ऐसी क्या कैपेबिलिटी है, क्या पावर है कि मैं इस 8-9 महीने में कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरी फैमिली के लिए ये कंट्रीब्यूशन हो, उनकी लाइफ सिंपल हो सके। तो जब एंथनी ये बैठ के सोच रहे थे तो उनको मालूम चला, उन्होंने अपने पुरानी लाइफ को देखा तो उनको लगा कि उनके पास एक स्किल है कि वो स्टोरी राइटिंग या नॉवेल राइटिंग अच्छी कर सकते हैं। उनको ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं यार, जब मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं, अगर मैं नॉवेल लिखूंगा तो या तो वो बिकेगी और या तो नहीं बिकेगी, यही तो होगा ना। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि चलो मैं नॉवेल लिखता हूं और अपना बेस्ट जो भी हो सकता है वो मैं लिख के देता हूं। अगर बाई चांस ये नॉवेल सक्सेसफुल हो गई तो मेरी फैमिली को सारी जिंदगी क्या मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी। ग्रेट, ये बहुत बढ़िया है कि आप लोग जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये डायलॉग है, मोनोलॉग नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ, एंथनी बर्गस ने लिखना शुरू किया, और मैं आपको बताऊं उन्होंने 8 महीनों में 5.5 नॉवेल लिखे, 5.5 नॉवेल्स उन्होंने तब तक लिखे थे। और ये कई राइटर्स ने जो अपनी पूरी जिंदगी में 3 या 4 सक्सेसफुल नॉवेल लिखे होते हैं उनसे ज्यादा थी। उसके बाद क्या हुआ, इस प्रोसेस में हुआ क्या उनके साथ, इस प्रोसेस में ये हुआ कि जब वो 8-10 महीने बाद डॉक्टर के पास, जैसे वो रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे थे, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि एंथनी आपके साथ एक चमत्कार हुआ है। एंथनी ने बोला क्या हुआ, बोले आपका जो ट्यूमर था अभी तक वो क्यूरेबल नहीं था, अभी तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो क्यूरेबल स्टेट में आ गया है। डॉक्टर के लिए वो बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद उन्होंने सेकंड चीज बताई कि एंथनी, आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर से जो हीलिंग पावर है, जो आपको ठीक करने की ताकत है, वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो अब ये चांसेस हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो लंबी खिंच जाए। और इन लॉन्ग रन हुआ भी यही कि एंथनी बर्गस ब्रिटेन के 17th नंबर के जो ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट की लिस्ट वहां पे है कि सबसे ज्यादा फेमस कौन से नॉवेलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, उसमें वो 17th नंबर पे बिलोंग करते हैं। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा जिया, वो 1.5-2 साल में नहीं मरे, और इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू किया। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, ये स्टोरी, मैं कोई स्टोरी टेलिंग के लिए यहाँ नहीं आया हूँ कि कुछ कहानी सुना के आपको चला जाऊं। मेरा एक सवाल है और इसका जवाब आप लोगों से मुझे चाहिए। पहली बात, क्या एंथनी के पास नॉवेल राइटिंग की स्किल पहले नहीं थी या नहीं? यस और नो? यस, बिल्कुल थी। तो फिर ऐसा क्या बदल गया? मालूम है क्या बदला? टाइम फ्रेम। बिल्कुल, एक इमरजेंसी क्रिएट हो गई। इसको मैं कहता हूं गोल। उनकी जिंदगी में स्किल्स थी, वो पावर थी, लेकिन क्या चीज नहीं था? गोल नहीं था। अगर आप किसी स्टीमर को, आप देखते हैं ना, टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज था, ऐसे आप किसी भी बड़े शिप की कल्पना कर लें, क्रूज की कल्पना कर लें, और अगर उसे स्टार्ट करके इंजन आप समुद्र में डाल दें, लेकिन उसको कोई भी पाथवे ना बताया जाए और उसके ऊपर कोई कैप्टन ना हो, उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नेविगेटर ना हो, तो क्या लगता है वो शिप कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन क्या उस शिप के अंदर जाने की पावर है? बिल्कुल है। यही तो मैं बात कह रहा हूं कि हमारे दिमाग के अंदर भी अनलिमिटेड पावर्स हैं। हमारे दिमाग के अंदर इतना पोटेंशियल है कि जिस भी फील्ड में आप हैं या जो भी क्वालिटीज आपको आपकी लाइफ में लगता है उससे आप पीक पे जा सकते हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या मैंने अपने दिमाग को कोई गोल दिया है? क्या वो गोल ऐसा तो नहीं कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट है? कई बार, जैसे मैंने बीटेक किया था तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने भी बीटेक कर लिया। मैंने पूछा आपने बीटेक क्यों किया? तो बोले आप कर रहे थे, है ना? सिंपल।
तो एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि कई बार कहीं ऐसा तो नहीं आपने वो गोल बना लिया है जो आपके पड़ोसी का या आपके दोस्त का गोल है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके पड़ोसी के गोल के लिए उसका माइंड उसको पावर देगा, आपको नहीं देगा। आपके गोल के लिए आपका माइंड आपको पावर देगा। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी जिंदगी में आपका गोल क्या है। और एक चीज और, अभी गोल की बात होती है, दूसरी बात दिमाग में आती है कि चलो यार मेरा गोल है कि मैं दिल्ली का एक रेनाउंड सीए बनना चाहता हूं, एक एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है। चलो अब ये मेरा गोल है, लेकिन गोल होने के बावजूद भी यार कितना एफर्ट मैं कर रहा हूं, क्या जितना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए मैं कर रहा हूं? अपने आप से क्वेश्चन करके देखिएगा। और यहीं पे हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें एक चैलेंज है, मालूम है क्या? वो चैलेंज हमें दोष देना शुरू करता है। वो क्या करता है? हमारा एनवायरनमेंट हमें बताना शुरू करता है कि देखो तुम सक्सेसफुल नहीं हो क्योंकि तुम लापरवाह हो, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। आज मैं आपको बताता हूं कि रीजन क्या है, क्यों। अच्छा, आप सब लोग अपने अंदर अपने हार्ट में चेक करके देखिए, जितनी कैपेबिलिटी आपके पास है परफॉर्म करने की, इसमें से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि शायद मैं उसमें से 10% से ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं? कितने लोग ईमानदारी से अपना हाथ उठाएंगे? बहुत ग्रेट, क्लैप करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वही खुल के सामने आ सकते हैं। और पता है क्या, जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस पावर को इनहैंस कर सकते हैं। आज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को चेंज करने का डिसीजन आज आप ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जिंदगी में गोल के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दूसरी चीज है हमारा फोकस। अब मैं बताता हूं, कई बार लोग कहते हैं, बच्चों से कहते हैं हम लोग ना, या टीचर्स कहते हैं, बेटा कॉन्सेंट्रेट करो। अब कॉन्सेंट्रेट इज अ वेग वर्ड। अब वो बच्चा पूछे कि ये बताओ मैं किताब की चटनी बना के पी लूं, या किताब को सामने से 1 घंटे घूरूं तो मुझे चीजें समझ में आ जाएंगी, या क्लाइंट के पास जाके लोग कहते हैं अपने वर्क पे कंसंट्रेट करो, तो क्या करूं, लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के कुछ ना कुछ करता रहूं, ये कंसंट्रेट करना है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये एक वेग वर्ड है। ये ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग हर किसी के लिए अलग अलग है। जैसे एक मजेदार बात बताता हूं, लव की मीनिंग भी हर इंसान के लिए अलग अलग है। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं या जस्ट मैरिज होने से जस्ट पहले वाली स्टेटस रहती है, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, वो भी कहती है मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। शादी करने के बाद क्या होता है कुछ समय बाद की स्टेटस क्या होती है, हस्बैंड कहता है यार मेरी वाइफ तो मुझे प्यार ही नहीं करती, फिर वाइफ भी कहती है मेरा हस्बैंड तो मुझे प्यार ही नहीं करता है। आप दोनों को अलग अलग लेके जाइए और बारी बारी बात करिए, तो वाइफ बताएगी क्या, आपको पता है मेरी काम वाली महीने में 4 दिन नहीं आती, लेकिन इन्होंने आज तक काम वाली को एक शब्द नहीं कहा, ठीक है। तो यानी कि उसके लिए प्यार की डेफिनेशन है कि जो मेरे घर के काम करवाने का सेटअप है वो मैनेज करके रखे, तो इसका मतलब वो मुझसे प्यार करता है। और आप हस्बैंड से पूछ लीजिए क्या वो भाई वाइफ तुमसे प्यार नहीं करती, तो कह रहा है जैसे ही मैं घर में आता हूँ यार सुबह से शाम तक जितनी परेशानियां होती हैं सारी मुझे बता देती है ना, उसके बाद मैं वो टेंशन पाल के घूमता रहता हूँ तो इसका मतलब भैया वाइफ की डेफिनेशन आपके लिए वो है कि जब आप घर वापस आओ तो भले उसने कितनी भी टेंशन झेली हो वो आपसे एक भी शब्द ना कहे, राइट। तो इसका मतलब लव भी एक वेग वर्ड है, वो एक ऐसा शब्द है जिसकी मीनिंग हर इंसान के लिए अलग अलग है। इसीलिए फोकस भी जब हमें बताया गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, जब स्कूल कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं तो कहते हैं बेटा आप अपने रिजल्ट पे फोकस करो, आप अपने मार्क्स पे फोकस करो, आप अपने करियर पे फोकस करो। लेकिन फोकस करने का मतलब क्या हुआ, किसी ने बताया कभी? कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को बताया गया है स्कूल में, है कोई ऐसा? कितने लोगों को बताया गया है कि बेटा फोकस करो अपनी स्टडीज पे, करियर पे, उसका मतलब क्या होता है? किसी ने बताया आज तक? नहीं। मैं आज आपको बताता हूं, जानना चाहते हैं? फिर एक यस चाहिए मुझे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो मैं फोकस की बात करता हूं कि देखिए फोकस क्या होता है। देखिए जिंदगी में हमारा 2 ही फोकस है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इस बात को आज समझ लीजिएगा, शायद आप खुद अपने आप को आज से चेंज कर पाएंगे या आप लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल पाएंगे। फोकस क्या होता है, या तो हम कोई पेन अवॉइड करना चाहते हैं और या हम किसी प्लेजर को अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखिए आज आप इस सेमिनार में आए हुए हैं तो मे भी फोकस ये हो सकता था कि यार चलेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे, कुछ प्लेजर मिलेगा। मे भी ये हो सकता था कि अरे यार अब तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हैं, नहीं जाएंगे तो कल को अपॉर्चुनिटी कोई मिलने वाली होगी तो भी नहीं देंगे कि भाई तुम प्रोग्राम में तो आते नहीं हो। दैट मीन्स किसी पेन को अवॉइड कर रहे हैं। यानी कि हमारा फोकस या तो होता है कि हम किसी खुशी को या किसी प्लेजर को पाना चाहते हैं और या तो किसी पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। देखिए एक पेरेंट्स जब अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं
तो वो या तो इस पेन को अवॉइड कर रहे हैं कि यार कल को पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो करेगा क्या, इसका करियर खराब हो जाएगा, या तो वो इस पेन को अवॉइड कर रहे हैं, और या तो वो इस प्लेजर के लिए काम कर रहे हैं कि यार अगर अच्छा पढ़ लेगा तो सोचो कितना नाम करेगा, कितना आगे बढ़ेगा जिंदगी में, लोगों की भी हेल्प करेगा। तो हमारा फोकस होता है, आज आप यहाँ पे बैठ के हो सकता है मुझे सुन रहे हो, और हो सकता है कि आप यहाँ बैठ के भी अपने में बिजी हो और आप मुझे ना सुन रहे हो, उसमें भी वही दो फोकस है, या तो आप किसी पेन को अवॉइड कर रहे हैं और या तो आप किसी प्लेजर की तरफ मूव कर रहे हैं, या तो आपको मेरी बातों में मजा आ रहा है इसलिए आप उसे सुन रहे हैं, और या तो आप मेरी बातों से बोर हो रहे हैं इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं। यही दो चीजें हैं। तो मैं बताता हूं कि अपने ये गोल को कैसे आप यूज करें कि वो आपको एक सुपर पावर दे दे, कैसे आप यूज करें कि आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सके। उसका सिंपल फंडा है, 4 चीजें हमें करनी है। अगर पहला, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं जिस भी गोल की बात कर रहा हूं, अभी गोल से मैंने रिलेट किया है फोकस को, जिस भी गोल की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये मेरे गोल्स अचीव नहीं होते हैं, ठीक है, अगर ये मेरे गोल्स अचीव नहीं होते हैं तो मेरी जिंदगी में क्या क्या पेन आने वाला है। मैंने सीए की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं होता हूं तो मेरी जिंदगी में क्या क्या पेन आ सकता है। शायद पड़ोसी या दोस्त की बात कह सकते हैं, बेटा पढ़ाई तो कर ली, हुआ कुछ नहीं, ठीक है, तो मे बी कुछ इंसल्ट वाली फीलिंग आ सकती है या कुछ डाउन फीलिंग आ सकती है, मे बी फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करिए कि अगर आपका गोल पूरा नहीं हो रहा है तो उससे क्या क्या जुड़ा हुआ पेन है, अगर वो नहीं पूरा होता है तो क्या पेन है। और दूसरी चीज, उसी समय अगर ये पूरा होता है तो क्या प्लेजर है, क्या जिंदगी मेरी हो सकती है। हो सकता है कि कल को आपको प्रोफेशनल टाइम्स में इनवाइट किया जाए कि यार यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल सीए ऑफ एंटायर इंडिया, तो आप आओ और आप अपनी टिप्स दो कि कैसे आप लोगों की हेल्प करते हो, कैसे आप इन फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करते हो। तो ध्यान रखिए कि अपने गोल से रिलेटेड 2 चीजें ढूंढिए कि व्हाट आर द पेन्स और व्हाट आर द प्लेजर। अगर मेरा गोल पूरा नहीं होगा तो वो क्या पेन्स हैं जो मेरी जिंदगी में आ सकते हैं, और अगर मेरा गोल पूरा हो जाए तो वो क्या प्लेजर्स हैं जिससे मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। राइट, क्लियर हो रहा है? तो अब समझ चुके हैं आप फोकस को कि ये फोकस कैसे आता है। तीसरी चीज एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस के बाद, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ये यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, जॉर्ज बुश वहां के प्रोडक्ट है, ठीक है। जॉर्ज बुश का नाम, जॉर्ज बुश तो पता है सबको? मैंने एक बार एक लोगों से पूछा कि भाई साहब हरिवंश राय बच्चन को जानते हो, तो लोग बोले नहीं जानते। हमने कहा अमिताभ बच्चन को जानते हो, तो चौंकाने वाला आंसर था नहीं जानते। हमने कहा ऐश्वर्या राय को जानते हो, तो बोले हाँ जानते। हमने कहा उसी का ससुर है। तो फिर लोगों ने पहचान लिया। तो कई बार ये यूनिवर्सिटी हम नहीं जानते लेकिन जॉर्ज बुश को जानते हैं, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया था, एक वहां पे एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट और जितने भी उस पर्टिकुलर टाइम के जो रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट थे और डॉक्टर्स थे जो माइंड से रिलेटेड काम कर रहे थे, उनको बुलाया गया और वहां पे एक सर्वे किया गया। स्टूडेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया गया एक स्टेज पे, एक डायस पे, और उनके हाथ में, एक हाथ में चॉकलेट दी गई और दूसरे हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज दिया गया, है ना, एक मुड़ा हुआ कागज। उनसे बोला गया कि देखिए यहाँ पे 2 ही सिचुएशंस हैं। पहली क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इस मुड़े हुए कागज को आप यहीं पे फेंक दें और जो चॉकलेट आपके हाथ में है इट्स योर्स, और आप उसको लेके जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उस मुड़े हुए कागज को खोलें, अब ये चॉकलेट आपसे ले ली जाएगी, है ना, बच्चों के लिए कितना दुखदाई है, चॉकलेट ले ली जाएगी। अब उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर आंसर सही हुआ तो आपको 2 चॉकलेट मिलेंगी, और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो आपकी एक चॉकलेट तो पहले ही जा चुकी है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उस टाइम पे ये सर्वे हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि डेनियल गोलमैन उसमें एक मेन पर्सन थे, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं उनके बारे में, जो इस सर्वे को कंडक्ट कर रहे थे, इस सेशन को। उन्होंने क्या किया कि 20 साल के बाद वो सारे स्टूडेंट, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट जितने स्टेज पे आए थे उस दिन, उनका डेटाबेस उनके पास था, वो सारे स्टूडेंट्स को दोबारा से उन्होंने स्टडी किया, उनकी लाइफ को। जब उनकी लाइफ को स्टडी किया तो वहां पे एक चौंकाने वाला उनको डेटा मिला। मालूम है क्या चौंकाने वाला डेटा था? सवाल इस बात का नहीं है कि उस दिन उनको चॉकलेट मिली थी या नहीं मिली थी। सवाल इस बात का है कि उन्होंने डिसीजन किस चीज का लिया था, उस कागज को खोलने का या उस चॉकलेट को लेके जाने का। मालूम है क्या हुआ था? जब देखा गया तो पता चला कि 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास उस पूरे ग्रुप का 90% से ज्यादा वेल्थ है, और 90% ऐसे हैं जिनके पास उस पूरे ग्रुप का सिर्फ 10% वेल्थ और सक्सेस है। और मालूम है ये क्या हुआ था? हुआ ये था कि जिस 10% लोगों के पास ये 90% पैसा था, ये 10% वो लोग थे जिन्होंने उस दिन अपनी चॉकलेट को दांव पे लगाया था
और अपने हाथ में मुड़े हुए कागज को खोलने की कोशिश की थी। फर्क इस बात से नहीं पड़ा कि उनका जवाब सही था या गलत था, लेकिन यहां से एक वर्ड आता है और उस वर्ड का नाम है ट्राई। कितनी बार हम लोग जिंदगी में नई चीजों के लिए कोशिश करते हैं। कहते हैं नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। कई बार हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी की उन परेशानियों के साथ रहना पसंद करते हैं और किसी नए चैलेंज या नई अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं मूव करते, क्योंकि लगता है पता ही उसमें क्या सामने आ जाएगा। सही बात है? क्यों वेद जी, सही कह रहा हूं सर? आप एग्री करते हैं मेरी बात से? बिल्कुल, आपका नाम भी मेरे से मैच करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी फॉर्चुनेटली मेरे बगल में बैठे हुए थे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया था, जो मैटर आया था, डेनियल गोलमैन ने इसको नाम दिया था EQ का, इमोशनल कोशेंट का। उन्होंने बोला कि वो टाइम गया जब IQ का जमाना था, जो इंसान इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है वो इंसान ज्यादा सक्सेसफुल है। आज जमाना है EQ का, जो इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट है, दैट मींस जिसको अपने इमोशंस को मैनेज करना आता है, वो पर्सन ज्यादा सक्सेसफुल है। और मालूम है मजेदार बात क्या है कि इसके बारे में हमें कहीं भी कुछ बताया और सिखाया नहीं जाता। जनरली हमारे पास ट्रेंड क्या आता है, बेटा अपना दिमाग बहुत तेज कर लो, अपना IQ लेवल हाई कर लो। एक बात बताइए, ज्यादा पैसे कौन कमाता है, कंपनी का ओनर या उसके रखा हुआ सबसे इंटेलिजेंट एम्प्लॉय? ओनर। आपने जनरली देखा है कि जो ओनर होता है, आप कई बार देखेंगे, स्टडी करेंगे तो शायद उसकी क्वालिफिकेशन कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्राइटेरिया बन गया कि अगर क्वालिफिकेशन कम है तभी ओनर बन सकते हो। क्वालिफिकेशन ज्यादा है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस है तो यू कैन बी फार अहेड ऑफ अदर्स। आप दूसरों से कहीं आगे निकल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि कितने टाइम से दूसरा पर्सन इस प्रोफेशन में है, फर्क इस बात से पड़ता है आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट टीम में आए तो क्या उसके पहले अच्छे प्लेयर्स नहीं थे? थे या नहीं थे? थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी जगह बना ली। तो हमेशा नए लोगों के लिए जगह है इस दुनिया में। कहते हैं कि जो टॉप का लेवल है हमेशा वहां पे जगह खाली रहती है नए लोगों के आने के लिए। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या वो उस चीज को ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से मैं आपको एक वर्ड देता हूं, ट्राई। मैं लास्ट में सम अप करूंगा तो आप इस चीज पे आगे मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट एक चीज और, डिसीजन। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा इसको कनेक्ट करके कैसे ये माइंड के साथ आपके कनेक्ट हो रहा है। पहली चीज मैंने बताई थी गोल, कि आपके गोल्स क्या है वो आपके पास क्लियर होने चाहिए और लिखे हुए होने चाहिए। दैट वर्क्स लाइक अ मैजिक बुक। मैंने कहीं पढ़ा था, राजा नरेन करके एक पर्सन है, उन्होंने लिखा था कि मैंने अपनी सारी एजुकेशन में जितनी किताबें पढ़ी उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी वो बुक थी जिसमें मैंने अपने ड्रीम्स लिखे हुए थे, क्योंकि जो ड्रीम्स मैंने लिखे थे वो पूरे होना शुरू हो गए। अभी एक मजाक की बात लगती है कि यार डिसाइड कर लेने से थोड़ी कुछ हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है ना कि चलो अच्छा मैंने डिसाइड कर लिया मैं करोड़पति बनूंगा, तो क्या लोग करोड़ों रुपया लाके दे देंगे? सही बात है या नहीं? लेकिन फैक्ट यही है कि लोग करोड़ों रुपया लाके दे देंगे वंस यू ट्रूली डिसाइड। मैं आपको बताता हूँ डिसीजन की पावर क्या होती है, इसको मैं ऐड अप करूंगा। एक एक्सपेरिमेंट किया था, जापानीज जो आइलैंड होता है, आइलैंड समझते हैं आप लोग, टापू चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उस आइलैंड पे मंकी रहते थे, बंदर रहते थे। तो जो बंदर रहते थे तो वहां पे क्या किया गया कि वहां के सारे फल सब्जियां सब कुछ हटा ली गई और सिर्फ स्वीट पोटैटो, शकरकंद यहाँ बोलते हैं ना, दिल्ली में क्या बोलते हैं, जो लाल लाल रंग का आलू की तरह जैसा होता है, शकरकंद, राइट। तो क्या सिर्फ शकरकंद वहां पे छोड़े गए थे, बाकी सब कुछ वहां से रिमूव कर दिया गया था। तो जो बंदर थे तब तक ये हैबिट देखी गई थी बंदर की कि मंकी जो होते हैं वो शकरकंद नहीं खाते हैं। उस टाइम तक का, ये मेरे ख्याल से 1950s के आसपास ये रिसर्च की गई थी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसका नाम है 100th मंकी सिंड्रोम। फिर क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे सारे फल सब्जियां हटा दिए गए और उसने क्या किया, वो स्वीट पोटैटो शकरकंद को लिया, उसको समुद्र के किनारे तक गया, उसको वहां पे उसने पानी में धुला, उसके बाद वहां से वापस आया, छिल के खाना और अपने साथियों को खिलाना उसने शुरू कर दिया। देखते देखते कुछ समय में हुआ क्या कि पूरे टापू के बंदरों ने ये हैबिट डेवलप कर ली कि वो क्या करने लगे, शकरकंद निकालने लगे और खाना शुरू कर दिया उन्होंने। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं मंकी सी मंकी डू। नकलची कौन होता है? बंदर। सो गए क्या? अच्छा, खो गए, चलो बढ़िया है ना? हाँ, मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है ना, तो कई बार आपकी आंखें देखने में मुझे चैलेंज आता है, तो कई लोग इसका फायदा उठाते हैं। वो शाम को उठते हैं और कहते हैं, जब मेरा पूरे दिन का वर्कशॉप होता है, शाम को उठते हैं और कहते हैं वेद सर आपका वर्कशॉप अमेजिंग था। फिर उसका पड़ोसी बताता है इसलिए अमेजिंग था ना, ये सुबह से आखिर तक सो रहा था। एनीवेज, खैर इट वाज जस्ट अ जोक। तो क्या होता है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मंकी सी मंकी डू होता है। लेकिन देखा क्या गया कि उस पर्टिकुलर आइलैंड से
करीब 500 मील दूर 500 माइल्स अवे एक दूसरा आइलैंड था, और उस आइलैंड के पे फल और सब्जियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये देखा गया कि वहां के मंकीज ने भी ये बिहेवियर डेवलप कर लिया है कि अब वो उसी तरीके से शकरकंद को निकालते हैं, उसको समुद्र में जाके धोते हैं और फिर खाते हैं। यहां से एक पर्टिकुलर टर्म निकल के आया था जिसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, या आप में से कुछ लोगों ने शायद रोंडा बर्न की द सीक्रेट देखी होगी, अगर कुछ लोगों ने देखी है तो, जिसको वो कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मालूम है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बेसिकली ये है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक सिंपल सा एग्जांपल बताइए, मैं आज रोहिणी में हूं, मेरे ख्याल से आज दूसरी या तीसरी बार मैं यहाँ पे, तीसरी या चौथी बार आया हूँ हार्डली, लेकिन आज मैं यहाँ पे डिसाइड कर लूं कि भैया मुझे दिल्ली का सबसे बड़ा बदमाश बनना है, तो आपको क्या लगता है अगर एक हफ्ते में इस एरिया में घूमूं तो मुझे कोई ना कोई कट्टा बंदूक बेचने वाला मिल जाएगा? रेडी? सही बात है या नहीं? सही बात है, मिल जाएगा। क्यों? आज के पहले भी वो कट्टा बंदूक बेचने वाला इस एरिया में रहा होगा, लेकिन आज के पहले मैंने डिसाइड नहीं किया था, तो मेरे माइंड की फ्रीक्वेंसी से उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो जैसे ही आप अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन लेते हैं तो आपका माइंड उन फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है जिस फ्रीक्वेंसी के लोग आसपास आपके अट्रैक्ट होके आते हैं और आपका उनसे इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। आपने देखा है कि जब आप सीए हैं तो आपको पता नहीं क्यों चलते फिरते अनजाने में ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो जाती है जो सीए होते हैं। होता है क्योंकि आप उस माइंडसेट पे, उस माइंड फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो ये यूनिवर्स का काम है कि वो उनको अट्रैक्ट करके पास में लेके आने वाला है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आज आपकी जिंदगी में, देखिए कई बार क्या होता है हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर दे देते हैं। ये मेरे साथ बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं छोटा सा था तो मेरे कुछ चीजों में इंटरेस्ट थे और मेरे पापा का एक बिलीफ था, उनका एक बहुत बढ़िया बिलीफ था कि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम है लाइफ में पढ़ाई, और उसके अलावा अगर तुम कुछ भी करते हो तो उससे पढ़ाई इफेक्ट हो जाएगी। मैं कराटे में बहुत अच्छा था, चैंपियनशिप आई, उन्होंने कहा जाना नहीं है। मैं बास्केटबॉल में बहुत अच्छा था, 1 साल से ज्यादा खेल नहीं पाया। मैं एनसीसी में बहुत अच्छा था, शूटिंग में बहुत अच्छा था। हाँ, कुछ लोग रिलेट कर रहे हैं, राइट, है ना। मैं शूटिंग में बहुत अच्छा था, निशाना बहुत अच्छा लगाता था। एनसीसी में मेरे 20 आउट ऑफ 20 शॉट्स लगे थे, लेकिन उस फील्ड में मुझे आगे जाने का मौका नहीं मिला। तो मैं हमेशा क्या करता था, एक कंप्लेनिंग मोड में रहता था कि पता है मेरे अंदर टैलेंट तो बहुत है लेकिन पापा ने ये करने नहीं दिया। लेकिन सच बता रहा हूं आपको, ये सारी चीजें स्टडी करते करते मुझे समझ में आया कि एक्चुअली सही बात ये है कि मैंने ट्रूली डिसाइड नहीं किया था। अगर मैंने सच में डिसाइड कर लिया होता तो सर्कमस्टांसेस उस अकॉर्डिंग बन जाती। इसलिए आप अपनी जिंदगी में जो भी चीजें आपको चाहिए उनके लिए एक सच्चा डिसीजन लीजिए, एक ट्रू डिसीजन लीजिए, और देखिए चीजें आपके आसपास मूव करती चली जाएंगी, चेंज होती चली जाएंगी, और ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर पाएंगे। जिस भी लेवल पे आप जाना चाहते हैं वो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल होता चला जाएगा। तो आज एक काम करेंगे, आपने गोल बना लिया, आपने अपने फोकस क्लियर कर लिए, ठीक है, आपने नई चीजों को ट्राई करना शुरू कर दिया, और एक काम क्या करना है, ये गोल आपको पूरा करना है, इसका आपको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा बढ़िया मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम्स है क्योंकि मुझे निशाना लगाना अच्छा लगता है। इसमें मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन इसमें इस पिक्चर के में एक खास बात है। आपने देखा पहला एरो जहां पे लगा, अच्छा एक चीज और, सॉरी, थोड़ा सा टाइम का चैलेंज है, तो 15 मिनट मुझे और सुन सकते हैं? रेडी आप लोग? हाँ, कितने लोग यस कह रहे हैं? जरा मैं हाथ देख लूं, वरना मैं अपनी टॉक कंक्लूड करूंगा। चलिए, यस, काफी बढ़िया है। तो आई विल एंड अप बाय 9:15, अभी 9 बज रहे हैं लगभग मेरी घड़ी में, तो आप बोर ना हो कृपया। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये 3 एरोज की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला एरो जहां लगा, दूसरा एरो भी वहीं लगा और तीसरा एरो भी वहीं पे लगा। इस चीज को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। दैट मींस कि आप अपने एफर्ट में या अपने टारगेट में आप कंसिस्टेंट रहें। अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है, दिख रहा है ऐसा चढ़ाने वाला। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पत्थर लिया और नीचे से ढकेलना शुरू किया इसको। अब धीरे धीरे मैं ढकेल रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं छोड़ दूं इस पत्थर को, तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। एग्री करते हैं आप? अच्छा चलो मैं यहाँ तक आ गया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन एक बार मैंने टॉप पे पहुंचा दिया, वो टॉप के ऊपर चढ़ गया, उसके बाद मैंने छोड़ा तो हाँ, फिर वो टॉप पे रहेगा। बिल्कुल, हम लोगों की लाइफ में भी देखिए एक छोटी सी चीज है ये, लेकिन हमारी लाइफ में भी ये कितना ज्यादा रोल प्ले करती है, कितनी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है मालूम है, मैं आपको बताऊं, एवरेज रहना, कई लोग सोचते हैं कि एवरेज लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं एवरेज लाइफ जीना आसान है।
जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए एफर्ट करना शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद मालूम है क्या दिखता है, यार ये सारे इतने चैन से बैठे हैं, मुझे ही पागल कुत्ते ने काटा है जो मेहनत कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद लगता है कि यार सारी दुनिया उतने में खुश है, क्या मुझे ही ज्यादा भूख है। कई बार ऐसा चैलेंज आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब आप अपना एफर्ट कम बंद कर देते हैं तो वापस इसी जगह आ जाते हैं या शायद कहीं और दूर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उस समय आपने अपने एफर्ट जारी रखे, करते रहे, आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की अपने एफर्ट में, ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर आपने ट्रूली डिसाइड किया तो आपको मिलने वाला है। आपके एफर्ट्स लगातार होने की जरूरत है, करते रहेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि जब ये सारे लोग जिनको देख के आप डाइवर्ट हो रहे थे, वो सारे लोग कहना शुरू करेंगे यार बनना है ना तो इस पर्टिकुलर पर्सन के जैसा बनना, इसके जैसा दूसरा इंसान नहीं देखा। कि सारे तो कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे थे लेकिन उसके बीच में इसने निकल के कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करके दिखाया। तो मैं ये विश करता हूं कि आप सब लोग अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने वाले हैं। राइट, बहुत बढ़िया, मैं क्लास करना चाहूंगा आपके लिए। क्योंकि पता है यहाँ पे आके एक सेशन को अटेंड करना ये भी आपका कहीं ना कहीं डिसीजन था। जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं शायद आपके माइंड में एक थॉट था कि यार कुछ अगर मुझे एक्स्ट्रा चीजें मिले जिससे मैं अपनी लाइफ में चेंज कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। और शायद उसी के कारण हम और अग्रवाल सर यहाँ पे मिल पाए और यहाँ पे आ पाए। एम के अग्रवाल जी के लिए मैं जरूर क्लैप करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। ग्रेट। देखिए अगली एक चीज की बात मैं करता हूं जो बहुत स्ट्रांग है और वो चीज है हमारे बिलीव्स। हमारी जिंदगी में हमारे जो बिलीव्स होते हैं वही सही प्रूव होते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे माइंड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड की पावर सिर्फ 10% है और सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90% है। तो आपको मालूम है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भरा हुआ है वो है हमारे बिलीफ। अगर किसी बच्चे का ये बिलीफ बचपन में स्कूल के कारण या पेरेंट्स के कारण बन गया कि बेटा तू तो गधा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो आपको मालूम है यही बिलीफ उसकी जिंदगी में सही साबित होने वाला है। आज वो लोग जो इस बिलीफ के साथ जीते हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं और मुझे अच्छे लोग मिल जाते हैं, उनकी जिंदगी में उन्हें अच्छे लोग ज्यादा मिलते हैं बजाय उसके जो लोग ये बिलीव करते हैं यार दुनिया ही चोर है, उनको चोर ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि जो भी आपके अंदर आपका बिलीफ चल रहा है, तो अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई एक चीज चेंज करनी हो तो वो अपने बिलीफ चेंज करिए। और एक बिलीफ मैं आपको देके जाता हूं, इसको कहते हैं एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ पर्पस। एक मिस्टर मिशेल थे, वो जब बहुत यंग एज में थे तो वो बाइक ड्राइव कर रहे थे, अचानक से एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। डब्ल्यू मिशेल, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उनका यूएसए के अंदर और उनकी पूरी बॉडी जो है वो उनकी बाइक का टैंक फट गया और उससे उनकी पूरी बॉडी बर्न आउट हो गई, जल गई। कई महीने वो हॉस्पिटल में रहे। जब हॉस्पिटल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि यार शायद बाइक राइडिंग जो है मेरा पैशन, ये मेरे लिए प्रोफेशन नहीं था, ये मुझे जिंदगी में करना नहीं था, ये मेरी जिंदगी का पर्पस नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं पायलट बनूंगा। और एक दिन वो उसके बाद काफी ट्रेनिंग लेके उन्होंने एरोप्लेन उड़ाना शुरू किया। एक दिन वो शूट ले रहे थे, जब प्लेन उनका जस्ट टेक ऑफ करने वाला था, पीछे कंट्रोल रूम से उनके पास एक वॉइस आई और बोले कि मिशेल शट डाउन द प्लेन, आप इसको ब्रेक डाउन करो अभी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये टेक ऑफ की मोड में है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको टेक ऑफ नहीं करना है, आप बंद करो। और इतने कहने के बाद कंट्रोल रूम से सिग्नल बंद हो गया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने ब्रेक्स अप्लाई किए और वो प्लेन घसीटता हुआ फिसलता हुआ गया और वहां पे एक बहुत बड़ी सी वॉल थी, उससे टकरा गया। इस बार डब्ल्यू मिशेल का जब एक्सीडेंट हुआ तो उनकी बैकबोन क्रैक हो गई। और आप जानते हैं किसी की बैकबोन क्रैक हो जाए तो उसके लेग्स क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर, अब वो यूज नहीं कर सकते उनको। डब्ल्यू मिशेल उस जगह पे 2 साल रहे उस हॉस्पिटल में और 2 साल तक उन्होंने उनका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद क्या हुआ, जब वो वहां से बाहर आए तो उस एक नर्स थी जो उनको 2 साल तक ट्रीट करती थी, उनके साथ उन्होंने मैरिज कर ली। और डब्ल्यू मिशेल ने, मालूम है आज डब्ल्यू मिशेल क्या है? डब्ल्यू मिशेल आप गूगल पे डालिएगा, वर्ल्ड की जो टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं वो उनके मोटिवेशनल ट्रेनर हैं डब्ल्यू मिशेल। डब्ल्यू मिशेल के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या करने का जो उनका विचार था, जिसके जो कोई जल गया था या कोई अपाहिज हो गया था जिससे वो आत्महत्या करना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे, उस डिसीजन को लोगों ने अपनी जिंदगी से निकाल दिया, खत्म कर दिया। तो डब्ल्यू मिशेल की एक बुक है और वो उसमें कहते हैं व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ पर्पस। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी पर्पस के कारण होता है। तो अगर आज आपकी जिंदगी में कोई भी चैलेंज आया है, आज तक जो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, एक सीधी सी बात है, उन्होंने ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। तो अगर आज आपकी जिंदगी में कोई भी चैलेंज है तो याद रखिए कि ये चैलेंज किसी पर्पस के लिए। अगर उस चैलेंज को लेके रोएंगे तो आप वहीं रह जाएंगे और उस चैलेंज को चैलेंज की तरह लेंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे। कोई एक चीज बड़ी हो जाती है, या तो प्रॉब्लम या आप, ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेंगे। और एक लास्ट चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है टेक एक्शन। मालूम है दुनिया में 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी सफलता के लिए
अपना पहला कदम आगे नहीं बढ़ाते। दूसरे की मजबूरी में भले वो काम कर ले, वो सुबह जॉब पे इसलिए उठ के चले जाएंगे क्योंकि नहीं जाएंगे तो बॉस निकाल देगा, लेकिन जिस दिन घर पे हैं उस दिन सुबह शायद वो 8 बजे या 9 बजे उठ के भी एक मोटिवेशनल किताब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो उनकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो याद रखिए कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई मेजर चेंज लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एक्शन, क्योंकि एक्शन के साथ ही शुरुआत होगी चीजों के चेंज होने की। हम बाहर से कितने भी अच्छे गोल्स बना लें, सीख लें, सोच लें, डिसीजन ले लें, लेकिन जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक चीजें नहीं होंगी। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम करने के बारे में सोचा, या एम के अग्रवाल जी ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने के बारे में सोचा, सिर्फ सोचने से काम नहीं हो गया। जब उन्होंने इसका एक्शन लिया, भले वो पहला स्टेप बहुत छोटा सा था, लेकिन शुरुआत उसी से होती है। तो आपकी जिंदगी में भी आपको क्या लेना है, एक एक्शन के साथ शुरुआत करनी है। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं वाइंड अप करूं, इससे पहले मैं आपसे बस एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आज मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आप सबके चेहरे, मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सबके चेहरे पर हमेशा एक अच्छी सी मुस्कान रहे, आप सबके चेहरे जगमगाते रहें, भगवान की नर्म हथेली में हमेशा आप सुरक्षित रहें, और आप अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों को हमेशा छूते रहें, पाते रहें, और खुद की जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, लोगों की मदद करते रहें।